अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेल कार्नेगी की मशहूर ज़माना किताब लोगों को दोस्त बनाने और मुतासिल करने के फ़न से एक ऐसे उसूल पर बात कर रहे हैं जो आप कहें बज़ाहिर बहुत सादा है। जी बिल्कुल। उसूल ये है कि अगर आप दूसरों को अपनी बात पर कायल करना चाहते हैं ना, तो कभी कभी बेहतर ये होता है कि आप खुद कम बोलें और दूसरे शख्स को ज़्यादा बोलने दें। सुनने में तो ये थोड़ा उल्टा लगता है ना? बिल्कुल। हम तो यही समझते हैं कि भाई कायल करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा दलाइल दो, ज़्यादा बोलो। हाँ, अपनी बात मनवाने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कार्नेगी कहते हैं कि नहीं, दूसरे को मौका दें, उसे खूब बोलने दें। और उसके पीछे गहरी नफ्सियात है। जब लोगों को लगता है ना कि उन्हें सुना जा रहा है, उनके ख्यालात को अहमियत मिल रही है, तो वो ज्यादा खुले जहन से बात करते हैं, तावन पर आमादा हो जाते हैं। दिफाई नहीं रहते। बिल्कुल, दिफाई नहीं रहते। और ये सिर्फ ताल्लुक बेहतर नहीं करता, बल्कि अक्सर वो खुद ही उस नतीजे पर पहुंच जाते हैं जिस पर आप इन्हें लाना चाहते हैं। अच्छा। जी हाँ, अहम बात यह है कि सब्र से और खुलूस से सुना जाए। ये नहीं कि बस चुप बैठे हैं। सही। दिलचस्पी से सुनना। दिलचस्पी से, और उन्हें हिम्मत दिलाई जाए कि वो पूरी बात करें। तो आज की गुफ्तगू में हम यही देखेंगे कि ये उसूल अमली जिंदगी में, बिजनेस हो, खानदान हो या नौकरी का इंटरव्यू, ये कैसे काम करता है। कुछ दिलचस्प कहानियां हैं हमारे पास। जी, सुनने में मजा आएगा। पहली मिसाल लेते हैं कारोबार की दुनिया से। एक बहुत बड़ी कार बनाने वाली कंपनी थी। उन्हें अपनी गाड़ियों की सीटों के लिए कपड़ा चाहिए था, अपहोल्स्ट्री फैब्रिक। अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर होगा यकीनन। बहुत बड़ा ऑर्डर। तो 3 बड़े मैन्युफैक्चरर्स थे मुकाबले में। फाइनल मीटिंग का दिन आ गया। एक मैन्युफैक्चरर का नुमाइंदा, नाम था GBR, वो जब पहुंचे तो एक मसला था। क्या मसला था? उन पर गला शदीद खराब था, लेरिंजाइटिस जिसे कहते हैं। आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही थी, बस सरगोशी कर सकते थे। ओहो, इतनी अहम मीटिंग से पहले? ये तो बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा। अब सोचें, मीटिंग में कौन कौन है? टेक्सटाइल इंजीनियर, परचेजिंग एजेंट, सेल्स डायरेक्टर और कंपनी का सदर खुद। सब बड़े लोग। जी, और आप बोल ही नहीं सकते। तो GBR ने एक नोटपैड लिया, उस पे लिखा, हजरात, मेरी आवाज बिल्कुल जा चुकी है, मैं बोल नहीं सकता। अब क्या हो? ये तो किसी भी सेल्स वाले के लिए डरावना ख्वाब है। लेकिन यहां हुआ कुछ और। कंपनी के सदर ने वो नोट पढ़ा और कहा, कोई बात नहीं, मैं आपकी तरफ से बात करूंगा। अच्छा, उन्होंने खुद कहा? जी हाँ, और फिर उन्होंने वाकई ऐसा ही किया। सदर साहब ने खुद GBR के कपड़ों के नमूने दिखाए, उनकी खूबियां बताईं, दूसरों के सवालों के जवाब दिए। GBR का पूरा केस उन्होंने पेश कर दिया। और GBR क्या कर रहे थे? GBR बस मुस्कुराते रहे, सर हिलाते रहे, कभी कोई इशारा कर दिया। खामोश तमाशाई। बिल्कुल। और नतीजा क्या निकला? यकीनन ऑर्डर मिल गया होगा, तभी ये कहानी यहाँ है। ऑर्डर मिल गया, और छोटा मोटा नहीं, निस्फ मिलियन गज से ज्यादा कपड़ा, मालियत $1.6 मिलियन। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑर्डर। कमाल है, सिर्फ खामोश रहने से। जी। बाद में GBR ने खुद माना कि अगर इस दिन मेरी आवाज ठीक होती ना, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खो देता, क्योंकि मेरे अपने दलाइल शायद इतने मजबूत नहीं थे, या मेरा मंसूबा कुछ और था। तो ये इत्तेफाकन उन्हें सबक मिल गया कि दूसरों को बोलने देने में कितनी ताकत है। बिल्कुल। ये कहानी ये भी दिखाती है कि बाज़ औक़ात आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सदर ने जब खुद दलाइल दिए तो वो लाशौरी तौर पर खुद को भी कायल कर रहे थे। उन्होंने खुद को बेच दिया वो कपड़ा। एक तरह से जी हाँ, GBR की खामोशी ने उन्हें कंट्रोल दे दिया और वो उससे मुतमईन हो गए। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये हमेशा काम करता है? हर जगह चुप रहना ठीक है? नहीं, देखें, ये सियाक व सबाक पर मुनस्सिर है। जाहिर है, अगर आपके पास कोई ऐसी अहम मालूमात हैं जो दूसरे को नहीं पता, तो आपको बोलना पड़ेगा। सही। लेकिन जब मकसद दूसरे को कायल करना हो, खास तौर पर जब सामने वाला फैसला करने वाला हो, तो उसे बोलने देना, उसके ख्यालात को समझना, उसके एतराज़ात को सुनना, ये अक्सर ज़्यादा मौसर होता है। आप उसे बहस में शामिल कर रहे होते हैं। ठीक। अब आते हैं ज़ाती ताल्लुकात की तरफ। खानदान में ये उसूल कैसे काम करता है? एक खातून थी, बारबरा विल्सन। उनकी बेटी लॉरी के साथ ताल्लुकात बहुत खराब हो रहे थे। टीनेजर बेटी? जी, टीनेजर।
جو پہلے بڑی پرسکون بچی تھی اب وہ نافرمان ہو گئی تھی، جھگڑالو ہو گئی تھی۔ یہ تو بہت سے گھروں میں ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو ماں باربرا وہ لیکچر دیتی، دھمکیاں دیتی، سزائیں دیتی، کچھ کام نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب حربے جو والدین اکثر آزماتے ہیں۔ ہاں، ایک شام لاری اپنی ذمہ داری پوری کیے بغیر دوست کے گھر چلی گئی۔ جب واپس آئی تو باربرا جو پھر سے چیخنے والی تھی، انہیں اچانک بہت تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ ہمت جواب دے گئی شاید۔ تو انہوں نے چیخنے کے بجائے بس دکھ سے، بے بسی سے پوچھا، لاری کیوں؟ آخر تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ صرف ایک سوال، کیوں؟ جی۔ بیٹی نے ماں کی یہ حالت دیکھی، وہ ٹھہر گئی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ واقعی جاننا چاہتی ہیں؟ یہ اہم نکتہ تھا۔ کیا آپ واقعی جاننا چاہتی ہیں؟ ماں نے سر ہلایا اور پھر لاری نے پہلے ہچکچاتے ہوئے پھر کھل کر وہ سب کہہ دیا جو اس کے دل میں تھا۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے کبھی سنا ہی نہیں، آپ ہمیشہ حکم دیتی رہی ہیں۔ جب بھی میں نے کچھ کہنا چاہا آپ نے مزید ہدایات دے کر میری بات کاٹ دی۔ یہ تو ماں کے لیے بڑا جھٹکا ہوگا۔ بہت بڑا۔ انہیں احساس ہوا کہ لاری کو ایک حکم چلانے والی ماں کی نہیں بلکہ ایک ہمراز کی ضرورت ہے، کوئی جو اس کی بڑھتی عمر کی الجھنوں کو سنے، سمجھے، بغیر فیصلہ سنائے۔ تو اس دن کے بعد باربرا نے رویہ بدل لیا۔ انہوں نے لاری کو بولنے دیا جتنا وہ چاہتی تھی، اس کی باتیں غور سے سنی۔ اور نتیجہ یہ کہ ان کا رشتہ ناقابل یقین حد تک بہتر ہو گیا۔ لاری دوبارہ ویسی ہی، مطلب تعاون کرنے والی بیٹی بن گئی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سچے طور پر سننا کتنا ضروری ہے۔ یہ وہ پل بنا سکتا ہے جو حکم اور نصیحتیں کبھی نہیں بنا سکتی۔ یہ سمجھ پیدا کرتا ہے۔ بالکل۔ اب چلتے ہیں نوکری کے انٹرویو کی طرف۔ یہ بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی قابلیت کا خوب چرچا کرنا چاہیے۔ جی ہاں، خود کو بیچنا ہوتا ہے ایک طرح سے۔ لیکن چارلس ٹی کیوبلس کی کہانی کچھ اور بتاتی ہے۔ انہوں نے نیو یارک کے ایک اخبار میں ایک بڑے عہدے کا اشتہار دیکھا۔ انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ تو انہوں نے کیا تیاری کی؟ انہوں نے بہت غیر معمولی تیاری کی۔ کئی گھنٹے وال اسٹریٹ میں لگائے، اس کمپنی کے بانی کے بارے میں ہر ممکن معلومات اکٹھی کی، خاص طور پر ان کی شروعات، ان کی جد و جہد کے بارے میں۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ انٹرویو شروع ہوا تو انہوں نے اپنی تعریفیں کرنے کے بجائے بانی سے کہا، مجھے آپ جیسی شاندار تاریخ رکھنے والی تنظیم کا حصہ بننے پر فخر ہوگا۔ میں نے سنا ہے آپ نے 28 سال پہلے صرف ایک میز اور ایک سیکرٹری سے کام شروع کیا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ واہ، کیا زبردست آغاز تھا۔ سیدھا ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ دکھتی رگ نہیں، بلکہ وہ رگ جو انہیں پسند تھی۔ ہاں، مطلب ہر کامیاب شخص اپنی کہانی سنانا چاہتا ہے، اپنی جدوجہد بتانا چاہتا ہے۔ بالکل۔ تو وہ بانی صاحب فوراً کھل گئے اور لمبی تفصیل بتائی کہ کیسے صرف $450 سے شروع کیا، کیسے لوگوں نے مذاق اڑایا، کیسے دن رات چھٹیوں میں بھی 16 گھنٹے کام کیا، اور کیسے آخرکار کامیاب ہوئے۔ انہیں مزہ آ رہا ہوگا اپنی کہانی سنانے میں۔ وہ بہت فخر محسوس کر رہے تھے۔ آخر میں جب وہ اپنی داستان ختم کر چکے تو انہوں نے کیوبلس سے بس سرسری طور پر ان کے تجربے کے بارے میں پوچھا۔ بس تھوڑا سا؟ جی ہاں، اور پھر فوراً اپنے ایک نائب صدر کو بلایا اور کہا، میرا خیال ہے یہی وہ صاحب ہیں جن کی ہمیں تلاش ہے۔ تو کیوبلس نے زیادہ کچھ کہا ہی نہیں اپنے بارے میں؟ بہت کم۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دوسرے شخص کی کامیابی میں، اس کی کہانی میں حقیقی دلچسپی ظاہر کی، اسے بولنے کا موقع دیا اور غور سے سنا، اور اس طرح ایک مثبت تاثر قائم کیا، ایک سمجھدار، دلچسپی لینے والے امیدوار کا۔ صحیح، اس نے سننے کی طاقت استعمال کی۔ لیکن یہاں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو چاپلوسی ہوئی، خوشامد تھی۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ کارنیگی کے اصولوں پر یہ اعتراض آتا ہے، لیکن فرق نیت کا ہے۔ جی، اگر دلچسپی حقیقی ہو، اگر آپ واقعی دوسرے کی کامیابی یا کام کو سراہ رہے ہوں، تو یہ خوشامد نہیں، یہ تعلق بنانے کا طریقہ ہے۔ اور کیوبلس نے تحقیق کی تھی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دلچسپی سطحی نہیں تھی۔ بالکل، اگر یہ صرف ایک چال ہوتی تو شاید پکڑی جاتی۔ خلوص ضروری ہے۔ اچھا، اب ایک اور مثال جو اس کے تھوڑی الٹ ہے، جہاں امیدوار خود کو نوکری کے لیے قائل کر لیتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیلیفورنیا میں ایک صاحب تھے، رائے جی بریڈلی۔ ان کی چھوٹی سی بروکریج فرم تھی۔ اس فرم میں ملازمین کے لیے کوئی خاص سہولیات نہیں تھی، نہ میڈیکل نہ پینشن۔ اور کلائنٹ بھی کچھ ڈھونڈنے پڑتے ہوں گے۔ جی بالکل۔ تو ایک امیدوار آیا، رچرڈ پرائر۔
तजर्बा था उसके पास। पहले उसका इंटरव्यू ब्रैडली के असिस्टेंट ने लिया। उसने नौकरी के सारे मनफी पहलू गिनवा दिए। तो वो तो मायूस हो गया होगा। हाँ, जब वो ब्रैडली के पास पहुंचा तो काफी डामाडोल लग रहा था। ब्रैडली ने नौकरी की खामियों को दोहराने के बजाय सिर्फ एक मुस्बत बात कही। उन्होंने कहा, यहां आप एक आजाद ठेकेदार होंगे, मतलब आप अपने बॉस खुद होंगे। बस ये एक नुक्ता? जी, और ये नुक्ता काम कर गया। जैसे ही प्रायर ने इस आजादी पर बात शुरू की, वो खुद ब खुद उन तमाम मनफी बातों का जवाब देने लगा जो उसके जहन में थी। अच्छा, वो खुद ही अपनी दलीलें रद्द करने लगा। एक बिल्कुल। ब्रैडली कहते हैं कि मुझे लगा जैसे वो खुद से बातें कर रहा है, खुद से बहस कर रहा है, हर मनफी ख्याल को उठाता और फिर उसका मुस्बत जवाब देता। और ब्रैडली क्या कर रहे थे? ब्रैडली खामोशी से सुनते रहे। उन्होंने उसे टोका नहीं, अपनी राय नहीं दी। उन्होंने उसे सोचने की जगह दी। बिल्कुल। इंटरव्यू खत्म होने तक प्राय पूरी तरह कायल हो चुका था कि ये नौकरी उसके लिए बेहतरीन है। वो ये चैलेंज लेना चाहता था। तो ब्रैडली ने उसे नौकरी दे दी? जी हाँ। ब्रैडली कहते हैं, चूंकि मैंने गौर से सुना और रिचर्ड को बोलने दिया, वो खुद ही दोनों पहलुओं का जायजा ले सका और मस्बत नतीजे पर पहुंचा। हमने उसे रखा और वो बेहतरीन मुलाजिम साबित हुआ। ये मिसाल वाज़ेह करती है कि सुनने का अमल कितना फ़आल हो सकता है। आप सिर्फ मालूमात नहीं ले रहे होते, आप दूसरे को अपने ख्यालात को तरतीब देने, अपने शुकूक दूर करने और खुद किसी नतीजे पर पहुंचने में मदद दे रहे होते हैं। और जब कोई खुद किसी नतीजे पर पहुंचता है तो वो ज्यादा पक्का होता है ना? बिल्कुल, उस पर उसका यकीन ज्यादा मजबूत होता है। ये उसूल सिर्फ नौकरी या बिजनेस तक नहीं, दोस्तियों में भी बहुत अहम है। कौन नहीं चाहता कि दोस्त उसकी कामयाबियों की तारीफ करें? सभी चाहते हैं। सदियों पहले फ्रांसीसी फिलॉसफी ला रोशेफूको ने कहा था, अगर तुम दुश्मन चाहते हो तो अपने दोस्तों से आगे निकल जाओ, लेकिन अगर तुम दोस्त चाहते हो तो अपने दोस्तों को तुमसे आगे निकलने दो। बहुत गहरी बात है। इसमें नफ्सियात छुपी है। जब हमारे दोस्त हमसे आगे निकलते हैं और हम खुश होते हैं, उन्हें सराहते हैं, तो वो अहम महसूस करते हैं और रिश्ता मजबूत होता है। जी, लेकिन जब हम हर वक्त अपनी ही कामयाबियों का ढंढोरा पीटते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं, तो उनमें से कुछ लोग, चाहे माने या ना माने, कमतर महसूस करते हैं। हसद पैदा हो सकता है। ये इंसानी फितरत है। हाँ, ये इंसानी फितरत है। इसकी एक मिसाल न्यूयॉर्क की एक पर्सनल एजेंसी की काउंसलर हेनरिटा जे हैं। वो अपने काम में बहुत अच्छी थी, लेकिन दफ्तर में उनका कोई दोस्त नहीं था। क्यों? क्या वजह थी? वजह ये कि वो हर वक्त अपनी कामयाबियों की शेखी बखारती रहती थी। आज इतने लोगों को नौकरी दिलवा दी, आज इतने नए क्लाइंट बना लिए। ओह, तो लोग उनसे चिढ़ते होंगे। हाँ, वो खुद कहती हैं, मुझे अपने काम पर फख्र था, लेकिन मेरे साथी मेरी कामयाबियों से खुश होने के बजाय नाराज होते थे। वो कहती हैं, मैं चाहती थी कि लोग मुझे पसंद करें, मैं उनकी दोस्त बनना चाहती थी। फिर क्या किया उन्होंने? फिर उन्होंने कार्नेगी की किताब पढ़ी और उस उसूल पर अमल करने का सोचा। उन्होंने अपने बारे में बात करना कम कर दिया और दूसरों को सुनना शुरू कर दिया। जी, दूसरों को ज्यादा सुना, उनकी बातों में, उनकी कामयाबियों में दिलचस्पी ली। अच्छा। अब जब भी दफ्तर में उन्हें बातचीत का मौका मिलता है, वो अपने साथियों से कहती हैं कि वो अपनी खुशियां, अपनी कामयाबियां बताएं। वो अपनी बात तभी करती हैं जब कोई खास तौर पर पूछे। और इस तब्दीली का नतीजा ये निकला कि वो दफ्तर में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली शख्सियत बन गई। देखा, ये कितना फर्क डालता है कि आप अपनी जात पर तवज्जो मरकूज रखते हैं या दूसरों पर। बिल्कुल। तो ये सारी मसाले, जीबीआर की खामोश कामयाबी, लारी और उसकी माँ का रिश्ता, क्यूबलिस का इंटरव्यू, प्रायर का खुद को कायल करना, हेनरिएटा की मकबूलियत, ये सब एक ही बात पर जोर देती हैं कि दूसरों को बोलने देना, उन्हें तवज्जो से सुनना, उनकी बातों में सच्ची दिलचस्पी लेना, ये ताल्लुकात बनाने और दूसरों पर असर अंदाज होने का एक बहुत बहुत ताकतवर तरीका है। तो आज हमने डेल कार्नेगी के इस अहम असूल का जायजा लिया कि दूसरे शख्स को ज्यादातर बात करने दें। हमने देखा कि ये हिकमत अमली मुख्तलिफ हालात में कितनी कारआमद साबित हो सकती है। जी हाँ, चाहे वो लाखों का सौदा हो या बिगड़ता हुआ खानदानी रिश्ता या नौकरी का इंटरव्यू। ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि फाल तौर पर सुनना है, दूसरे को जगह देना है। बिल्कुल, और ये सिर्फ दूसरों से अपनी बात मनवाने की कोई चाल या टेक्निक नहीं है। जब आप वाकई दूसरों को सुनते हैं तो आप उन्हें बेहतर तौर पर समझते हैं, उनकी नुक्ता नज़र को, उनकी दुनिया को। इससे आपके अंदर भी तब्दीली आ सकती है। एक आखिरी ख्याल जो मैं छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। जी फरमाइए। क्या होता है जब कोई शख्स मुसलसल आदत के तौर पर दूसरों को गौर से सुनने
اور انہیں بولنے دینے کی مشق کرتا ہے۔ کیا وقت کے ساتھ یہ صرف ایک مؤثر حکمت عملی رہتی ہے یا یہ اس کے دنیا کو دیکھنے، لوگوں کو سمجھنے اور ان سے جڑنے کے انداز کو ہی بنیادی طور پر بدل دیتی ہے؟ واہ، یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ یہ صرف ایک ٹول نہیں بلکہ ایک رویہ بن سکتا ہے۔ شاید دنیا کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ۔ بالکل۔ اس گفتگو کا مقصد یہی تھا کہ ان ذرائع سے اہم نکات اور بصیرتیں نکالی جائیں تاکہ انہیں سمجھنا آسان ہو۔